नमस्कार मित्रों। आज उपचुनाव में कांग्रेस और सहयोगियों को भारी बहुमत में जीत मिली और इसके लिए सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई। बड़ी हंसी आती है जब कहीं भी जब भाजपा हारती है किसी उपचुनाव में तो ये सवाल पूछ लेते हैं कि क्या आज ईवीएम सही था। दरअसल इस सवालों की बुनियाद ही नहीं है, क्योंकि ईवीएम हैक तभी होगा जब हमें मास में ईवीएम हैक करना होता है। कहीं उपचुनाव हो रहा है तो 5, 6, 7, 8 ईवीएम हैक कभी नहीं किया जाता है। ईवीएम हैक किया जाता है जब सीटें ज़्यादा हों। सीटें ज़्यादा हो तो आदमी ईवीएम हैक करता है। तो जहाँ भी उपचुनाव हो रही है, चूँकि उपचुनाव 4 या 5, 10 सीट पे होती है, तो इसके लिए बीजेपी कभी भी ईवीएम का सहारा नहीं लेती और रिजल्ट आपके सामने है। आज का जो उपचुनाव का रिजल्ट है ये 2019 का आईना है, जो जनता ने भाजपा को दिखा दिया है। जिस तरह से भाजपा अहंकारी होते जा रही है और अपने हर फैसलों को सही ठहराने के लिए अपने आईटी सेल का इस्तेमाल लोगों को अब्यूज़ करने के लिए देती है। मतलब अगर आप कुछ भी सही भी लिख रहे हो या आप उसका विरोध कर रहे हो तो ये अपने आईटी सेल द्वारा आपकी बातों को दबाएंगे ताकि कोई उनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हो सके। या आपको भद्दी भद्दी गालियाँ बकेंगे, अभद्र भाषा बात करेंगे ताकि आप डर के शर्म से आप चुप हो जाएं। ये आपसे ईवीएम का सवाल बार बार इसलिए करते हैं ताकि ये ईवीएम घोटाला जो है ये सामने नहीं आ पाए। तो मैं बताता हूँ, ईवीएम घोटाला करना कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हम 2, 4, 5, 6 ईवीएम के लिए क्यों 400 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़ दें। हाँ, ये अमाउंट होता है। अगर आपको कभी चुनाव लड़ना हो, ईवीएम सेटिंग करना हो, तो काफ़ी एजेंट है जो जिनका चुनाव आयोग में संपर्क है, वो आप करवा सकते हैं। काफ़ी दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भाजपा को जितना ज़रूरी है, चाहे वो कर्नाटका था, चाहे वो गुजरात था, चाहे यूपी था, चाहे उत्तराखंड था, वहाँ वो जीत ही जाते हैं। और जो सीट बोलते हैं, जैसे अभी कर्नाटक चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, और अमित शाह के मुंह से गलती से निकल गया था 105 से 120 सीट लाएंगे, तो 105 सीट भाजपा ने ले आया। शायद 104 लाया, 105 लाया, ऐसा कुछ भी लाया हो। इतनी परफेक्ट भविष्यवाणी तो कोई ज्योतिष भी नहीं कर सकता। यूपी में चुनाव हुआ, उन्होंने कहा हम 300 से अधिक सीटें लाएंगे, लेके आ गए। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम 272 प्लस लेके आएंगे, लेके आ गए। उत्तराखंड का चुनाव हुआ, कहा हम 3/4 बहुमत हासिल कर लेंगे, कर लिया। तो ये जो भविष्यवाणी है, ऐसे तो ज्योतिष भी शायद नहीं होंगे हमारे भारत के अंदर। गुजरात यूपी चुनाव के बाद क्या हुआ, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, इन्होंने भारी मात्रा में ईवीएम हैक कर लिया। ऐसा हैक कर लिया कि जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, जो निर्दलीय प्रत्याशी था, उसके होम बूथ पे, जहां उसका घर है, उसके होम बूथ पे उसको 0 वोट आया। तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्या क्या प्रत्याशी जो था, या प्रत्याशी के जो परिवार थे, बाल बच्चे, बीवी बच्चे जो भी थे, वो इतने ज़्यादा मोदी भक्त हो गए थे कि उन्होंने अपने बाप माँ पति को वोट देना जायज़ नहीं समझा, जाके मोदी को जाके वोट दे आया। अरे चलो परिवार का छोड़ो, क्या प्रत्याशी भी मोदी भक्ति में बह गया था तो उसने नामांकन ही आखिर क्यों किया। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ 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 ईवीएम घोटाला आता है वहाँ पे भाजपा को ही वोट क्यों जाता है। अरे गलती से वोट पड़ता है तो कांग्रेस को पड़ जाए, राजद को पड़ जाए, सपा को पड़ जाए, जन अधिकार पार्टी को पड़ जाए, लेकिन सारे वोट भाजपा को क्यों जाते हैं जहाँ जहाँ ईवीएम खराब होता है। और सबसे बड़ी बात है, ईवीएम अगर आप नोट करें, अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो ईवीएम वहीं वहीं खराब होता है, उस एरिया कहीं खराब होता है जहाँ मुस्लिम वोटर, यादव वोटर, जहाँ दलित वोटर ज़्यादा हों। मतलब जहाँ पे नॉन भाजपा का वोट ज़्यादा है वहाँ ही ईवीएम खराब होता है। या तो वहाँ पोलिंग स्लो हो जाती है, या फिर वहाँ पे ईवीएम का गड़बड़ी आ जाता है, रिजल्ट कुछ आना है, आउटपुट कुछ आ रहा है। ऐसे ऐसे बूथ भी थे गुजरात के अंदर जहाँ रजिस्टर्ड वोटर किसी बूथ पे 500 थे, और जब वोट की काउंटिंग हुई तो वहाँ 700, 800, 900 वोट काउंट हो गए। जब हार्दिक पटेल ने ये मुद्दा उठाया, ईवीएम का जांच होने का मांग किया गया, तो मालूम चला ईवीएम वाली ट्रक ही पलटी मार गई। ये भी एक महत्व संजोगी आप मान लो। तो जो अभी लोकसभा हो रहा है, जो उपचुनाव हुआ है अभी, ये बिल्कुल सही चुनाव था और इसमें ईवीएम को घोटाला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि छोटे सीट पे भाजपा कभी भी ईवीएम घोटाला नहीं करती है।
आप 5-6 सीट के लिए भाजपा 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ रुपए तो खर्च करने से रही। तो ये घोटाला तब करते हैं जब इनका चुनाव ज़्यादा हो। तो यूपी चुनाव के बाद जब इनका घोटाला सामने आ गया, क्योंकि 300 से देखो, ऐसा नहीं है कि मोदी लहर था नहीं या योगी लहर था नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मोदी जी का फैन फॉलोइंग काफ़ी है, ये मैं जानता हूँ। योगी आदित्यनाथ का फैन फॉलोइंग काफ़ी, ये मैं जानता हूँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं था कि वो 300 सीट क्रॉस कर जाए। एक मुस्लिम एरिया, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम बाहुबल इलाका था, विधानसभा था, वहाँ से भाजपा का विधायक चुनाव जीत जाता है। तो यह आश्चर्यचकित ही है, क्योंकि कोई मुसलमान मेरे ख्याल से भाजपा को वोट देगा नहीं। कोई मुसलमान क्या, कोई भी समझदार आदमी, शिक्षित आदमी जल्दी भाजपा को वोट नहीं देगा। हाँ, कभी भावना बह गया हो, गलती तो सबसे होती है, तो भले ही जाकर भाजपा को वोट कराए, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आज जो रिजल्ट आया है, दरअसल ये मोदी जी को आईना दिखाया गया कि आपकी जुमलेबाजी का ये परिणाम है। और आज नहीं, पिछले 2-3 साल से जहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ भाजपा चारों खाने चित होती जा रही है, लेकिन उसी राज्य में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा जीत जाती है। तो लोकसभा चुनाव में लोगों का मैंडेट कुछ और ही होता है और विधानसभा में कुछ और ही हो जाता है। दरअसल बात क्या है ना, मैं तब से यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब लोकसभा उपचुनाव होता है तो 1 या 2 सीट पे किसी राज्य में उपचुनाव होता है, तो वहाँ ईवीएम सेट करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो वहाँ भाजपा ईवीएम सेट नहीं करती, और जहाँ भाजपा ईवीएम सेट नहीं करती तो जो रिजल्ट है आपके सामने रिजल्ट है। अगर मोदी जी इतना काम कर गए होते तो आज रिजल्ट नहीं आया होता। फूलपुर में देख लो आप, गोरखपुर में आप रिजल्ट देख लो उठा के, क्या हो गया, भाजपा हार गई। योगी आदित्यनाथ का ही इलाका है गोरखपुर, वहाँ भाजपा चुनाव हार जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है मोदी सरकार का काम करने का तरीका। ये अहंकारी तरीका हो गया कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ सच लेता हूँ, सही लेता हूँ, लोगों से कोई मतलब नहीं है। और आपके ऊपर तो अब सवाल उल्टा दाग देते हैं कि आप देशभक्त नहीं हो, अब थोड़ा दर्द नहीं सह सकते। अरे भैया, जब तुम टैक्स ले ही लोगे, तुम अगर मेरे 100 रुपये कमाई का तुम 40% इनकम टैक्स ही ले रहे हो, 10% टोल टैक्स वगैरह वगैरह करके आप 60% टैक्स ही ले रहे हो, और सुविधा के नाम पे हमें बाबा जी को ठुल्लू थमा देते हो, तो फिर काहे का टैक्स ले रहे हो भाई? ऑस्ट्रेलिया में टैक्सेस ज़्यादा है, सिंगापुर में टैक्सेस ज़्यादा है, यूएसए में ज़्यादा, मैं मानता हूँ, लेकिन सुविधाएं वहाँ देखिए, सुविधाएं वहाँ देखिए। और सबसे बड़ी बात है, आप पॉपुलेशन का रेशियो देखिए। अभी एक भक्त महोदय कह रहे थे कुछ दिन पहले, एक डेटा भेजे कि एशिया के कुछ देशों का पेट्रोल का रेट, उसमें सिंगापुर था, चाइना था, जहाँ का पेट्रोल का प्राइस हमारे देश से हाई था। हाई क्या, सिंगापुर का तो शायद ऑलमोस्ट 122 रुपीज़ पर लीटर है, ऐसा कुछ है। तो आप सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम भी तो देख लो। सिंगापुर में लोग कहते हैं कि वहाँ को किराए के मकान में नहीं रहता। भारत के 65% जनता, अप्रोक्स बता रहा हूँ, शायद गरीबी रेखा के नीचे रहती है, पॉवर्टी लाइन के बिलो रहती है। वहाँ अगर आप 82 रुपये लीटर पेट्रोल और दूसरी बात है, स्विट्जरलैंड और भारत में खेती जो होती है, एग्रीकल्चर जो होती है, या जो भी बेसिक थिंग है, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है। वहाँ लोग इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, हमारे यहाँ लोग ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड है। ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस, अगर आप खेती भी करनी है तो आपको ट्रैक्टर चलाओगे, आप बिजली का उपयोग करोगे नहीं। तो ट्रैक्टर चलाओगे तो उसमें डीजल डालोगे, डीजल महंगा है। डीजल महंगा मिलेगा तो या तो आप अनाज महंगा बेचो या फिर किसान खुदकुशी करेगा, क्योंकि जो उसका मूल लागत है, आप प्रॉफिट भी छोड़ दो, जो उसका मूल लागत है, अगर उसका मूल लागत भी उसे नहीं मिल पा रहा है तो वो खुदकुशी करेगा। क्या किसानों को हक नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं? क्या किसानों को हक नहीं है कि वो भी बाहर मॉल घूमने जाए, दिल्ली घूमने जाए, चाइना घूमने जाए, कलकत्ता घूमने जाए, मुंबई घूमने जाए? उन्हें हक नहीं है क्या? उन्हें अच्छा पहनने, अच्छे खाने का हक नहीं है क्या? तो उनका हक उनको मिलेगा कैसे? अगर आप पेट्रोल डीजल महंगा कर दोगे, अगर देखो, अगर कच्चा तेल का कीमत ज़्यादा होता, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कच्चा तेल का कीमत काफ़ी ज़्यादा था, तो उस टाइम पेट्रोल महंगा था, तो समझ में आता कि चलो भैया कच्चा तेल ही महंगा मिल रहा है तो हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। लेकिन अभी जबकि कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है, ऊपर से ये मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी वाले ज्ञान मुझे दे रहे हैं कि सर 6.4 बिलियन डॉलर का ऐसा कर्ज है भारत, मतलब 42,800 करोड़ रुपए का कर्ज जो है ईरान के ऊपर है। अब मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल सरकार बेचते हैं पेट्रोल कंपनी को, पेट्रोल कंपनी पेट्रोल बेचती है पेट्रोल पंप पे, पंप से हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं, तो क्या हम उधार पेट्रोल लेते हैं क्या? मेरे ख्याल से पेट्रोल तो हर एक आदमी कैश में ही लेता है। तो जब हमने पैसा दे ही दिया, हमने पैसा पेट्रोल पंप वालों को दिया, पंप वालों ने कंपनी वालों को दिया, तो भैया फिर पैसा गया कहाँ? वो उधार हुआ कैसे?
दरअसल बात ये थी कि हल्क बैंक, शायद कोई बैंक है हल्क बैंक, जहाँ से पैसा ट्रांसफ़र ईरान होता था। तो जब ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ तो उस टाइम हल्क बैंक से पैसा ट्रांसफ़र होना बंद हो गया। तो इस कारण क्या हुआ कि जो हमारे तेल कंपनियों का जो पैसा था, जो देना था, वो रह गया, वो जा नहीं पा रहा था। तो पैसा इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि जब उनका युद्ध खत्म हुआ 2015 में, तो जब स्थिति नॉर्मल हो गई, तो ईरान ने भारत से मांग किया कि हम जो आपका पैसा उधार है हम उससे ब्याज लेंगे। हम उससे ब्याज, दरअसल वो पैसा सरकार पे उधार नहीं था, वो पैसा तेल कंपनियों पे उधार था। तो मोदी जी जो वहां गए थे वो तेल कंपनियों की तरफ से गए थे कि भैया तुम ब्याज मत लो, तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारे यहाँ हुआ था, जो तुम्हारा मूलधन है वो तुम मूलधन ले लो और चीजें खत्म करो। तो यहाँ पे जो है, जो हमारे भाजपा के समर्थक हैं, वो बात ऐसे हवा उड़ाते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने सारा पैसा पॉकेट में रख के निकल लिए धीरे से और उधार कर दिया भारत के ऊपर। मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह जैसा समझदार, पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री और गरीब, सबसे बड़ी बात है कि मनमोहन सिंह ने अब कभी अपने गरीबी का प्रचार नहीं किया। लाशों पे पैर रख के, लाशों पे पैर रख के वो बंदा स्कूल गया, उस सरकारी स्कूल से वो बंदा ऑक्सफोर्ड गया और आज तक कभी शिकायत नहीं आया। आज तक कभी शिकायत नहीं आया मनमोहन सिंह, और मेरे ख्याल से मोदी जी आज तक कभी स्कूल में नहीं गए हों। जिनकी डिग्री फर्जी है वो पढ़ाई के बारे में बात करते हैं और किताब निकालते हैं एग्जाम वॉरियर्स। भैया पहले खुद तो एग्जाम दे लिया होते आप, फिर आप किताबें निकाल लिए होते। और ऊपर से फर्जी ज्ञान। और ये भारत की मीडिया को क्या हो गया है, जो मूल मुद्दे हैं वो मूल मुद्दे से भटकाती है। ये राम पे चर्चा करेंगे, रहीम पे चर्चा करेंगे, अल्लाह पे चर्चा कर लेंगे, विष्णु जी पे चर्चा कर लेंगे, लेकिन बेरोजगारी महंगाई पे इनका चर्चा नहीं होता है। और अगर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता अगर तेल पे मुद्दा उठा भी दे, महंगाई पे मुद्दा उठा भी दे, तो भाजपा वाले सीधा उसे बोलेंगे तो मुल्ले हो, देशद्रोही हो, पाकिस्तान निकल लो, ये है वो है। और आज जब उपचुनाव का रिजल्ट आया तो सुनने को दो चीज़ें मिल रही हैं कि आज हिंदुओं की हार हो गई। कैराना लोकसभा में जो उपचुनाव का जो रिजल्ट आया उसके बाद मैं काफ़ी फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा हूँ कि 5 लाख मुसलमानों के वजह से 12 लाख हिंदू हार गए। तो भैया 12 लाख हिंदू जो हार गए, मतलब भाजपा मतलब क्या हिंदू होता है? अगर भाजपा मतलब हिंदू होता है तो आखिर क्या वजह थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जो थे मुस्लिम लीग का साथ दे रहे थे? आखिर क्या वजह थी कि सावरकर जी कभी भी ईसाइयों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी एक शब्द मुंह नहीं खोला? भारत का दुश्मन कौन, अंग्रेज या मुसलमान? मेरे ख्याल से अंग्रेज। अंग्रेज आए थे दलित और ब्राह्मणों में लड़ाई करवाएं, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड में। बैकवर्ड को बोला, जो अभी जिनको हम बैकवर्ड कहते हैं अभी, उनको बोला कि ब्राह्मणों ने तुम्हारा शोषण किया है। तो अंबेडकर जी ब्राह्मण के खिलाफ खड़े हो गए कि शोषण किया है। अब हिंदुओं को आके बोला कि मुसलमानों ने तुम्हारा शोषण किया है। तो हम टूट गए फॉरवर्ड बैकवर्ड में, हिंदू मुसलमान में। तो डिवाइड एंड रूल उनके लिए बहुत इजी हो गया, उन्होंने तोड़ा। तो सावरकर जी भी तो वही काम कर रहे थे, हिंदुओं को, हिंदू को नहीं तोड़ रहे थे वो, दरअसल हिंदुस्तानियों को तोड़ रहे थे। वो जब हिंदू मुसलमान को तोड़ रहे थे, जो यूनिटी थी वो टूट रही थी। तो आज़ादी की लड़ाई में जो हमें एकाग्रता चाहिए थी, जो एक ताकत चाहिए थी, वो ताकत टूट रही थी। ये अली जिन्ना के मज़ार पर जाके चादर चढ़ाते हैं, पाकिस्तान के जाके केक खा के आ जाते हैं, बिरयानी खा के आ जाते हैं और सारा आरोप कांग्रेस पे मत देते हैं। कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री, आप एक प्रधानमंत्री का नाम बता दो जो आज तक कभी पाकिस्तान गया हो, इवन मनमोहन सिंह का भी, जो आज तक कभी फॉर्मली मीटिंग भी पाकिस्तान से जाके किया हो, नहीं कर सकता। हम इतने गिरे हुए कभी हो ही नहीं सकते हैं। ये सारा प्लान भाजपा का ही होता है कि पहले वो है ना कि पहले तुम मुझे एक झापड़ मारो, मैं तुम्हें एक झापड़ मारूंगा, फिर एक दूसरे को हम देशद्रोही साबित कर देंगे और फिर हम देशभक्ति का गाना गाएंगे और अपना सरकार बना लेंगे। यही चक्कर चल रहा है कुछ दिन से भारत के अंदर। रिजल्ट आया तो जितनी खुशी थी रिजल्ट आने की कि चलो भैया कांग्रेस ने इतना सीट जीत लिया, बीजेपी इतनी सीट हार गई, खुशी तो होगी, मैं कांग्रेस हूँ तो। लेकिन उससे ज़्यादा मन दुखी भी हो गया। दुखी ये हो गया कि यहाँ भी लोग हिंदू मुसलमान करने लग गए। आश्चर्य की बात है कि अभी तक मीडिया भी चुप है, वरना अररिया में जो चुनाव हुआ था, जो रिजल्ट आया था, उसके बाद तो कुछ बंदों को पाकिस्तानी साबित कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि हाँ भैया इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। मुझे वीडियो भेजा गया, मुझे टैग स्पेशली किया गया कि राजन तुम कांग्रेसी हो, तुम आरजेडी से गठबंधन में हो, तुम ये वीडियो देखो कि देखो मुसलमान कितने बड़े गद्दार होते हैं। मैंने वीडियो देखा और विद इन अ सेकेंड मैंने ये कहा था, विद इन अ सेकेंड। मेरे पापा मेरे साथ बैठे थे और शायद रामदेव वर्मा जी भी राजधानी में ट्रैवल कर रहे थे।
ऐसे ही कुछ नेता लोग बैठे हुए थे, अशोक सर लोग शायद बैठे हुए थे। तो मैंने वीडियो देखा और मैं काफ़ी ज़ोर से हंसने लगा। तो सबने पूछा कि भाई हंस क्यों रहा है? मैंने कहा ये वीडियो डॉक्टर है। कहता है तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा सर ऐसा है ना कि मैंने कंप्यूटर से इंजीनियरिंग की है और ज़िंदगी भर मैं एडिटिंग ही किया हूँ, तो मुझे पता है कौन सा वीडियो ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। जो अररिया में जो नारे लगे थे और आपको लगता है कि वो नारे सच्चे थे, खैर ये तो प्रूव हो गया कि हाँ वीडियो डॉक्टर था, लेकिन किसी को लग रहा है कि ये वीडियो सच्चा था, तो मुझे बताओ उन 3 बंदों का क्या हुआ? किस जेल में वो 3 बंदे बंद हैं? अगर वो वीडियो सच्चा था और अगर वो बंदे बाहर आराम से घूम रहे हैं, तो वो किसकी दिक्कत है? आखिर कहीं ना कहीं ये सरकार की कमजोरी ही तो दर्शाती है कि कन्हैया जी क्या, वो कन्हैया बेगूसराय वाले कन्हैया, कन्हैया जो है देशद्रोही है और खुलेआम घूम रहा है। अररिया में 3 देशद्रोही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहा है। दो में से एक बात हो सकती है, या तो वो लोग देशद्रोही हैं और सरकार कमजोर है, या फिर सरकार षड्यंत्र रचती है ताकि खुद को राष्ट्रवादी साबित कर सके, हिंदू मुसलमान भड़का सके और आराम से जो बीजेपी का जो स्टाइल है सत्ता की रोटी सेकने का, वो सत्ता की रोटी सेकते रहें। उपचुनाव के बाद फिर कुछ बंदे आ रहे हैं पोस्ट पे कि भैया इस बार तो ईवीएम सही थी। अरे ईवीएम तो इस बार सही होगी ही ना। 4 लोकसभा सीट के लिए 2000 करोड़, सॉरी 10 लोकसभा सीट थी शायद, तो 10 उप लोकसभा सीट के लिए 4000, 5000, 2000 रुपया भाजपा खर्च नहीं करेगी। निर्वाचन आयोग से सेटिंग करने का पैसा होता है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के कोई रिश्तेदार है कि हम मोदी जी आप आ गए, आप हिंदू हो, मैं हिंदू हूँ, मैं आपको ईवीएम सेटिंग कर देता हूँ। तो 4 सीट के लिए कभी ईवीएम सेट नहीं होता। कर्नाटक में भाजपा बहुमत इसलिए नहीं हासिल कर पाई, कर्नाटक में काफी लोग कह रहे थे कि ईवीएम इस बार ईवीएम सेट नहीं था क्या? ईवीएम सेट था इस बार। कर्नाटक में ईवीएम सेट था, वरना भाजपा 35 105 नहीं आ पाती। अगर भाजपा 135 105 आ पाती तो मैं ये बात तब मानता ना कि जब आज का रिजल्ट लोग कह रहे थे कि भाजपा ने काम किया है, तो कर्नाटक की जनता ने काम देके वोट कर दिया। तो अगर कर्नाटक की जनता ने काम देके वोट कर दिया तो अभी जनता को क्या हो गया? यूपी बिहार तो गढ़ है भाजपा का। यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात तो गढ़ है ना भाजपा का, कर्नाटक तो कभी गढ़ रहा ही नहीं। तो जब गढ़ में ही भाजपा हार रही है, तो जहां गढ़ नहीं है वहां भाजपा जीत कैसे रही है? हास्य तो इस बात का होता है। तो यूपी चुनाव के बाद जब काफी शोर शराबा हुआ, मायावती ने कहा कि ईवीएम है क्या, केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा, सपा के कुछ नेताओं ने कहा, तो मोदी जी के लोग को शायद लगा कि हाँ भैया अब तो चोरी पकड़ी गई है, अब खुल के चोरी हम ना करेंगे, तो इसलिए चोरी थोड़ी कम कर दी है। वरना गुजरात चुनाव के अंदर जो मेरा आकलन था, जो ग्राउंड रिपोर्ट था, कांग्रेस 140 सीट से नीचे नहीं आ रही थी। जो कांग्रेस को सीटें आई हैं वो 40% सीट कम आई है। कांग्रेस 140 से नीचे तो आ ही नहीं रही थी और भाजपा जो है 60-70 सीट से ऊपर नहीं आ रही थी। तो ईवीएम का घोटाला ही हुआ था वहां पे कि भाजपा 99 पे पहुंच गई थी। और कर्नाटक में भी बीजेपी जो है 50-55 से अधिक सीट लाने वाली थी। नहीं, 50% में आपको ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद 30-40 सीट आती भाजपा की। लेकिन चलो मान लो 50-55 सीट आ गई होती, लेकिन 104 सीट संभव नहीं था। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है कि वहाँ संभव नहीं था। तो मेरे ख्याल से ईवीएम घोटाला तो होता ही है। और जो अभी जो घोटाला हो रहा था ईवीएम का, वो उप चुनावों में नहीं होता है। बात रही पेट्रोल की, तो कच्चा तेल की कीमत काफ़ी कम है। सरकार का टैक्स ज़्यादा है कच्चा तेल पे, वरना 36-37 रुपये लीटर में तेल मिल गया होता। तो केंद्रीय सरकार का काफ़ी टैक्स है और ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, पेट्रोल में महंगा मिल रहा है। और ये जो आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि हम ईरान का तेल चुका रहे हैं, तो चलो एक बार को मान लिया, अगर एक बार को मान भी लिया कि हाँ इतना उधार है और हम हमारा ही उधार है, मान लिया सरकारी खजाना से पैसा गया, उसके बाद भी 2016 से आप पैसा देना शुरू किए हैं 2018 तक। भारत में डेली लगभग 50 करोड़ के आसपास पेट्रोल यूज होता है पर लीटर, 50 करोड़ लीटर पेट्रोल यूज होता है शायद, ऐसा कुछ आंकड़ा है। तो आप जोड़ लो कि हमारा जो जो कंजम्पशन इतना ज़्यादा है, अगर हम, नहीं 5 करोड़ लीटर पेट्रोल यूज होता है शायद, तो अगर हम 1 रुपया भी डेली अगर चुका देते हैं पर लीटर पे, तो कितना पैसा हम डेली चुका देते हैं? ये जो 6.4 बिलियन की फिगर है वो विद इन अ मंथ चुक गई होती अगर सरकार चुका रही होती। तो अगर पर लीटर सिर्फ 1 से 2 रुपये भी सरकार
जो उधार लिया वो दे नहीं होती तो वो पैसा चुक गया होता। तो अभी तक चुका क्यों नहीं? क्या यहाँ घोटाला नहीं हो रहा क्या? जबकि बात यह है कि तेल कंपनियों ने खुद अपना पैसा चुकता किया है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बात फेक है तो आप इंडियन ऑयल के किसी भी आदमी से, हिंदुस्तान पेट्रोल किसी भी आदमी से आप पूछ सकते हो जो अंदर काम कर रहा है, आपको बताएगा कि हाँ इतना पैसा उन्होंने इस साल चुकाया। उनका बैलेंस शीट आप चेक कर सकते हो। अभी तो 31 मार्च क्लोज हुआ है, 31 मार्च क्लोज हुआ, आप उसको बैलेंस शीट चेक कर सकते हो। तो ये कुल मिला के एक बहाना है। पेट्रोल की कीमत जानबूझ के बढ़ाया गया है। भाजपा बहुत सोची समझी साजिश की तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। मैं बताता हूँ भाजपा करते क्या है। 55 रुपए की, मान लो 50 रुपए की, 100 रुपए कोई दाल है, ठीक है, 100 रुपए कोई चीज़ है। 100 रुपए की चीज़ को ये पर 300 रुपये कर देंगे। 300 रुपये कर देंगे, जनता हल्ला करेगा। हर जनता हल्ला करेगी करेगी, हम विरोध करेंगे करेंगे। उसके बाद उसकी उसी से कीमत अचानक से घटा के 140 रुपये कर देंगे और बोलेंगे देखो भाइयों बहनों हमने तो 160 रुपये कम कर दिया। आपने 160 रुपये कम नहीं किया, आपने 40 रुपये से बढ़ा दिया है। तो पेट्रोल का वही सिस्टम है। इन्होंने पहले ये पेट्रोल 60 रुपये लीटर मिल रहा था, 62 रुपये लीटर समस्तीपुर में, मुझे याद है 2016 के आसपास मिल रहा था, कच्चे तेल की जब कीमत कम हुआ था। तो इन्होंने जानबूझ से पेट्रोल कीमत बढ़ाया है। ये 60 से कीमत जो है 85 तक लेके गए हैं और ये एक बार में 10-15 रुपये पेट्रोल कीमत कम कर देंगे, इसे फिर 60 या 62 ला के छोड़ देंगे और बोलेंगे देखो कांग्रेस ने कभी इतना पैसा घटाया, हमने ये पैसा घटा लिया। अरे मोदी जी आपने पैसा घटाया कहाँ, आपने तो फिर भी 5-6 रुपये बढ़ा ही दिया। जो क्रूड ऑयल की कीमत है, जो कच्चे तेल की कीमत है, उसके हिसाब से तेल काफ़ी महंगा मिल रहा है। तेल महंगा मिलने से, और ये एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि भैया सिर्फ पेट्रोल ही पियोगे क्या, दाल चावल ही खा लो। अब मैं बाइक में दाल डाल के चलाऊं? जो खेती हो रही है, जो हम खेती कर रहे हैं, जो उद्योग हमारा चल रहा है, जहाँ ट्रैक्टर जिससे भी यूज हो रहा है, उसमें क्या दाल डाल के हम उसे उसे चला लें फ्यूल की जगह पे? अगर डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो चीज़ें महंगी मिलेगी। चीज़ें तो महंगी मिलेगी तो एक तरफ हम बाइक में महंगा पेट्रोल भरा रहे हैं, कार में महंगा पेट्रोल भरा, पर चीज़ें भी तो महंगी खरीद रहे हैं ना। तो सिर्फ ये क्यों सोचते हो कि सिर्फ घूमोगे? आदमी सिर्फ घूमता नहीं, खाता भी है। और जो खाता है, जो अनाज उगता है, जो खेती होती है, उसमें ट्रैक्टर का यूज होता है और ट्रैक्टर जो है वो डीजल पे चलता है। मेरे भक्त महोदय, मेरे मूर्ख भक्तों, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। भगवान ने दिमाग दिया तो उसको थोड़ा उपयोग कर लिया करो। अब मैं ट्रैक्टर दाल से चलाऊं या चावल से मैं ट्रैक्टर चलाऊं? बस ये चक्कर है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ का निष्पक्ष जो अपना व्यू है आदमी को वो रखना चाहिए। अगर सरकार गलत कर रही है तो गलत का आप विरोध कीजिए। अगर आप विरोध नहीं कीजिएगा तो ये सरकार अहंकारी पे अहंकारी होती जाएगी, कल को ये हिटलर बन जाएगी और फिर काफ़ी मुश्किल में हमारा देश फंस जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।